नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल वजहों और एचडीएफसी के नतीजों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। निफ्टी बैंक में 22 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी 2% से ज्यादा गिरकर बंद। आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली। सेंसेक्स 1628 और निफ्टी 460 अंक गिरा। रामलला का मंदिर आगमन, कल होगा गर्भगृह में प्रवेश। सरयू नदी के किनारे प्रायश्चित पूजा और सरयू जी की आरती। पूरे देश में एक रेट पर बिजली सप्लाई के पावर मिनिस्टर आरके सिंह के बयान के बाद आईईएक्स में भारी गिरावट। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले, मार्केट कपलिंग पर जल्द होगा अंतिम फैसला। स्पाइस जेट की फ्लाइट के टॉयलेट में 2 घंटे से ज्यादा फंसा रहा यात्री। अचानक हुआ था दरवाजे का लॉक खराब। लैंडिंग के बाद दरवाजा तोड़कर निकाला गया। 10,99,000 से शुरू होगी देश की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी। फुल चार्ज में 421 किलोमीटर चलेगी। इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने किया नया कमाल। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को हराकर बने भारत के नंबर 1 खिलाड़ी। विश्वनाथन आनंद को भी छोड़ा पीछे। और सबसे पहले राम उत्सव। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूजन सब जोर शोर से शुरू हो चुका है। आज रामलला का मंदिर आगमन हुआ। इसके पहले सरयू तट पर पूजा पाठ और कई कार्यक्रम हुए। रामलला का भ्रमण भी कराया गया। वहीं अभी थोड़ी देर पहले सरयू जी की आरती भी हुई है। और जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, राम मंदिर का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें राम मंदिर के बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है जो लगभग तैयार हो चुका है। भव्य मंदिर के अंदर का भी कुछ हिस्सा तस्वीरों में नजर आ रहा है। और अब सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़े हुए हैं अयोध्या से सीधा लाइव। अमित, बताइए क्या चल रहा है अयोध्या में इस वक्त? देखिए, आज अयोध्या में जो प्रतीकात्मक मूर्ति थी उनका नगर भ्रमण का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से नगर भ्रमण नहीं कराया गया। परिसर में ही भ्रमण कराया गया। जो प्रतीकात्मक मूर्ति थी उसका जो असल में जिस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है वो थोड़ी देर में विवेक सृष्टि से उसको निकालकर जन्म स्थान मंदिर के पास, यानी जो दिव्य अलौकिक मंदिर है वहां पर लेकर जाया जाएगा। और कल के कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो कल जल विग्रह और तमाम जो कुंड बने हुए हैं वो पूजा अर्चना होगी। कल एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि जो मुख्य यजमान हैं डॉक्टर अनिल, वो कुछ आचार्यों के साथ यानी कुछ पंडितों के साथ वो जाकर सरयू में स्नान एक बार फिर कर सकते हैं और स्नान करने के बाद वो वापस आके पूजन अर्चन वहां पर कर सकते हैं, जो कल का कार्यक्रम रहने वाला है। और आज जिस तरीके से मूर्ति को सुबह ही लेकर जाना था, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो मूर्ति थी उसको पूरी तरीके से उसको ढक कर एक ट्रक में रखा गया था। और फिर काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट वहां पर पुलिस फोर्सेस की, कमांडर्स फोर्सेस की इस वक्त कर दी गई है। थोड़ी देर में जो मूर्ति है जो भगवान श्री राम की मूर्ति है उसे जन्म स्थान पर लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आज पूरे दिन की बात करें तो जिस तरीके से रोजाना हम देखते थे कि श्रद्धालु लगातार अयोध्या की तरफ आ रहे थे, भले ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई हो, भले ही उन गाड़ियों को अलाउ ना किया गया हो जिनका पासेस नहीं है, लेकिन भक्तगण जो है पैदल ही कई किलोमीटर तक चलकर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे थे। हनुमानगढ़ी लगातार वो पहुंच रहे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। अयोध्या का ताज़ा हाल अमित के हवाले से। और बीजेपी सांसद हेमम मालिनी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताई है और कहा है कि राम मंदिर को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में खुशी है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम का हो गया, भगवान शिव का हो गया, अब भगवान कृष्ण की बारी है। रामलला जिसको कितने सालों से 500 वर्ष से
कहीं पता नहीं ऐसा टेंट में इधर उधर रखा हुआ था, उनको एक इतना अच्छा एक भव्य मंदिर बन रहा है और जिसके लिए सब लोग खुश हैं। हम पूरे देश के वासी दे आर सो हैप्पी और सब जगह ये नारा लग रहा है कि जय श्री राम कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है। मैं मथुरा की नगरी से आई हूँ, जय श्री कृष्ण कहते हैं वहाँ, यहाँ के हम भी जय श्री राम कर रहे हैं। हाँ जी। आप मथुरा की सांसद हैं, वहाँ भी इस तरह का विवाद जिस तरह से अयोध्या जन्मभूमि में चला, काशी में चला, आप चाहेंगे कि वो विवाद जल्द से जल्द निपटा रहो और मोदी और आपके रहते आपके नेतृत्व में मथुरा उसी तरह का विशाल कॉरिडोर बने, विशाल मंदिर बने भगवान की? बिल्कुल, हम भी चाहेंगे क्योंकि मथुरा की बारी है अभी। पहले शिव जी का हो गया, राम का हो गया, अभी कृष्ण का ज़रूरी है। इट विल हैपन। जो मोदी जब हैं तो मोदी जी का गारंटी है तो सब कुछ होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, भक्तों में उत्साह और जोश बढ़ता जा रहा है। कोई रामलला के लिए शबरी के बेर शबरी धाम से ला रहा है और कोई भगवान राम की तस्वीर गुदवा रहा है। देखिए अयोध्या से दीपाली नंदा की रिपोर्ट। शबरी की कथा आपने सुनी होगी और आप देख सकते हैं ये सब शबरी माता के गांव से आए हुए हैं। क्या नाम है गांव का जहां से आप आए हैं? सबरी धाम। शबरी धाम से आए हैं और बेर लेकर आए हैं। अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते भगवान राम दंडकारण्य डांग में आते हैं और सबसे पहले माता सबरी को मिलते हैं। माता सबरी के जूठे बेर खाते हैं। माँ सबरी माता ने राम को बहुत वर्षों बार इंतजार किया था और सबरी धाम में आए। सबरी धाम में माता श्री सबरी माता ने राम आए और उसको बोर खिलाए। वही वंश हम आज राम भूमि का जन्म वो 14 तारीख को राम को मिलना है और धनुष अर्पण करना। राम भक्तों की बात करें तो वो कुछ ना कुछ ऐसा अद्भुत कर रहे हैं कि राम भक्ति को वो और भी ज्यादा प्रचार प्रसार कर सके। ऐसे ही एक भक्त हमें मिले हैं, शिव शंकर, अयोध्या के रहने वाले हैं और मैं दिखाना चाहूंगी इन्होंने पूरा अपनी पीठ पर भगवान राम की तस्वीर टैटू के जरिए बनवाई है। क्या कहेंगे, क्यों सोचा आपने? दर्द हुई थी आपको? दर्द तो होगा लेकिन भगवान राम के लिए कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं। एक ही नारा है, जय श्री राम। जिन्होंने ये टैटू बनाया है वो भी हमारे साथ है। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? 12 आवर्स। 12 घंटे लगे। तो दर्द तो काफी होती होगी? काफी हुआ था। अलग अलग राज्यों से तोहफे अयोध्या पहुंचे हैं, वहीं जो अयोध्या निवासी हैं वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ श्रद्धा के काम है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तो काफी अद्भुत है। दीपाली नंदा, अयोध्या। 22 जनवरी के लिए देश के छोटे बड़े लाखों मंदिर सजाए जा रहे हैं। भगवा ध्वज और भगवा रंग का जय श्री राम लिखा हुआ खेस इन दिनों खूब बिक रहा है। इनकी सबसे ज्यादा सप्लाई होती है गुजरात से। कैसे है ध्वज और खेस का बाजार, बता रहे हैं केतन जोशी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है। वैसे वैसे ही रामोत्सव है वो बढ़ता जा रहा है। गुजरात है वो टेक्सटाइल का हब है और यहाँ से पूरे देश में इस तरह की जो ध्वजा है, छोटी बड़ी वो ध्वजा और ये इस तरह के जय श्री राम के खेस भी काफी बड़ी मात्रा में यहाँ सेल हो रहे हैं। मेरे साथ सुका भाई व्यापारी है, उनसे पूछते हैं कि अभी कितनी बिक्री है। सुका भाई, पूरे गुजरात में बताइए ध्वजा और खेस की कितनी बिक्री है? जय श्री राम रेगुलर यहाँ से इतना माहौल बन गया है कि एवरेज गुजरात से 3 से 4 लाख खेस और 4 से 5 लाख ध्वजाएं रेगुलर रूटिंग बिक रही है। और अभी परिस्थिति ऐसी है कि कोई बाजार में सूरत या अहमदाबाद में कोई माल स्टॉक नहीं है। इतना माहौल बन गया राम जी के नाम से। बिल्कुल, तो इस तरह का उत्साह सब में दिख रहा है और ये सारे व्यापारी हैं और यहाँ पर अभी से इस तरह का माहौल है। ज्यादातर व्यापारी ऐसा मान रहे हैं कि ये व्यापार करने का समय नहीं है, लेकिन राम के प्रति कुछ अंजलि दे, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉसेस के बेसिस पर पूरे देश में गुजरात से ध्वजा और खेस की बिक्री हो रही है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अयोध्या अब कोलकाता से भी हवाई मार्ग से जुड़ गया है। एयर एशिया ने अयोध्या कोलकाता रूट पर उड़ान शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से 5-6 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अयोध्या के अंदर 4 लेन कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट भी होगा, लेकिन आज से सब हकीकत है।
पूरे देश के मन में अयोध्या आगमन के लिए एक उत्सुकता है, एक आतुरता है। उनके अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। अयोध्या रेलवे लाइन की दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है। राम मंदिर पर जो सियासत को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। जयशंकर ने कहा कि देश भर में राम मंदिर को लेकर काफ़ी उत्साह है और ये उत्साह राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। I think people, you and I both live in this country. You can see today the enthusiasm in this country. And I don't think that enthusiasm is necessarily just political. I think people, all of us have people around us, who are not political people in that sense. Ask the, people with whom you have a daily rub in your lives. Are they excited about it? Do they get the importance of it? And I think you will see it as so. So I think there's a genuine today feeling in this country about what is happening, and I think to make it appear political is really in a way to trivialize it. अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर देश में जोरदार सियासत चल रही है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पवार को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता दिया गया था। हालांकि पवार ने कहा है कि वो अभी नहीं, बाद में राम मंदिर जाएंगे। उन्होंने इसके पीछे अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और इसे लेकर ट्रस्ट को चिट्ठी भी लिखी। इससे पहले पवार ने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था और बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। या मंदिराचा इतिहास जर बघितला की ते मंदिर बाबरी मस्जिद फाडल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला त्यावेळेला त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली। त्याला शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। नंतरच्या काळामध्ये काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये ती केस अनेक वर्ष चालली आणि आत्ता अलीकडं त्या केसचा निकाल लागला आणि मंदिर बांधायला जवळच्या जागेत कोर्टाने मान्यता दिली आणि त्याचं काम सुरू करण्याचा विचार हा या ठिकाणी आलेला आहे। आरजेडी के नेता लालू यादव ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया है। लालू यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? चलो। राम मंदिर को लेकर जोरदार सियासत हो रही है। ज्यादातर विपक्षी दल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। क्या ऐसा करना विपक्ष की मजबूरी है और चुनाव में इसका क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज कोहराम मचा रहा। आज बाजार में सेंसेक्स निफ्टी 2% टूट गए हैं। इस गिरावट का सबसे बड़ा विलन HDFC बैंक को माना जा रहा है। कल इसके जो तिमाही नतीजे आए उसके बाद आज इसका असर दिखा। सेंसेक्स 1628 और निफ्टी 460
निफ्टी बैंक करीब 2000 अंक टूट गया। आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली हावी रही और सबसे ज़्यादा गिरावट बैंकिंग, मेटल, रियल्टी, ऑटो, पीएससी, एफएमसीजी में देखने को मिली। मार्केट में ये कैसे गिरावट आई और क्यों आई, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। हम पहले चलते हैं सुमित मेहरोत्रा के पास। सुमित, सबसे पहले बताएं कि आज की हाहाकार और जो भारी गिरावट मची बाजार में, उसकी वजह क्या रही? में निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में, बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक अच्छी खासी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और इस बिकवाली के लिए पहली जिम्मेदारी आएगी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों पर और दूसरी जिम्मेदारी आएगी एचडीएफसी बैंक पे, जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर का सेंटिमेंट बिगाड़ दिया और तमाम बैंकिंग शेयर आज भारी भरकम बिकवाली के साथ आए, क्योंकि सबको लगा कि जब बेल्ट वेदर के ही नंबर इतने खराब हैं तो बाकी कंपनियों के और बाकी बैंकों के नंबर कैसे रहेंगे। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई सब में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एचडीएफसी बैंक आज की कल्प्रिट था, 10% के आसपास का डिक्लाइन वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वहां वाइप आउट हुई। ओवरऑल सेंसेक्स की करीब 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आईटी को छोड़ दे, क्योंकि आज आईटी ने दारोमदार लिया फिर भी बाजार को संभालने का, तो अगर वो ना होता तो ये गिरावट का साइज और ज्यादा बड़ा होता। लेकिन फिर भी इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी टेक जैसे कुछ नाम जो कि सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ हेवी सेल ऑफ था बैंकिंग में, मेटल में, रियल्टी में, ऑटो में, पीएसयू में, एफएमसीजी में। इन सब में एक अच्छी खासी बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी छोड़ दे, यानी कि एलआईसी ऐसे शेयर जो कि तेजी में थे, एमआरएफ जैसे शेयर जहां पे खरीदारी आई, लेकिन अदरवाइज आज मार्केट्स के अंदर हेवी सेल ऑफ का डे था। मिड कैप स्मॉल कैप उतना सीवियर नहीं टूटे जितना सीवियर आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली थी। और फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर तो खास तौर से बैंक, जो कि आज पूरी तरह से बिकवाली के जिम्मेदार थे, 27% के आसपास की यहाँ पर वेटेज होती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस की, तो वो पूरी तरह से बाजार को दबाव भी दे रहे थे और उसी दम पर आज भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये बता दीजिए सुमित के शेयर स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो लूजर्स गेनर्स कौन रहे आज? अपोलो हॉस्पिटल जैसे नाम थे जो कि आज फिर भी थोड़ी बहुत शिरकत कर रहे थे बाजार में तेजी की। एचसीएल टेक 1.5% ऊपर था, टेक महिंद्रा में खरीदारी थी, एसबीआई लाइफ करीब 1% ऊपर था, तो आधा से 1% ये बढ़त में कामकाज करते हुए। लेकिन बिकवाली में सबसे ऊपर नाम अकेला एचडीएफसी बैंक, 8.5% की बिकवाली यहां देखने को मिली। टाटा स्टील 4% नीचे रहा, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% नीचे रहा, एक्सिस 3% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। मिड कैप में गेनर्स में नेटवर्क 18 नंबर्स के बाद 10% ऊपर, DU18 नेटवर्क नंबर्स के बाद 8% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड 7.5% ऊपर, अवंती फीड 5.5% ऊपर। लेकिन बिकवाली यहां पर भी आईएक्स, एक और सीएनबीसी आवाज का इंपैक्ट, जिसमें पावर मिनिस्ट्री के साथ एक इंटरव्यू में जो बातचीत हुई उसके बाद तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इजी ट्रिप 4.5% नीचे, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 3.5% नीचे, बॉम्बे बर्मा 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। और बैंकिंग में आज एक तरफा बिकवाली थी, तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.5 से लेके 9% तक का एक बड़ी बिकवाली इस पूरे स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। तो वहीं सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल का कहना है कि मार्केट के लिए आज का दिन सबसे खराब दिन में से एक माना जा सकता है। वहीं निवेशकों को बाजार में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने की सलाह भी दी है। देखिए, बहुत ख़राब दिन मार्केट के लिए और बैंक निफ्टी में करीब करीब 2000 पॉइंट का नॉक और एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 10% गिरा आज। ये देखिए मैक्रो इवेंट है। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे और एक चीज़ समझ लीजिए आप, अगर एचडीएफसी बैंक डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो बाकी बैंकों से एक्सपेक्ट करना कि ज़्यादा डिलीवर करेंगे थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेमानी होगा। और मार्केट में एक करेक्शन के ट्रिगर की ज़रूरत थी। मार्केट ओवरबॉट था काफ़ी समय से, काफ़ी मार्केट एक नीड में था एक करेक्शन की। ये एक हेल्दी करेक्शन है मार्केट में जिसकी शायद आज शुरुआत हुई है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी भी ब्रॉडर मार्केट में उतना पैनिक नहीं है। इनफैक्ट आज भी मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 1% गिरा, जबकि बैंक निफ्टी 4% नीचे था। तो वहाँ मुझे लग रहा है अभी भी लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक रूटीन एक स्टॉक का व्यू है, मार्केट यहाँ से ठीक हो जाएगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं इस समय, जिनका कॉग्निजेंस मार्केट को लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो आपका खुद का है, आपको थोड़ा सा इस समय पोर्टफोलियो में कैश रेज करना चाहिए, थोड़े ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स को एग्जिट भी करना चाहिए। देखिए, जब अच्छी से अच्छी क्वालिटी का स्टॉक 10% गिर जाए तो सोचिए ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स तो कितना गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में हर समय लालची बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार मार्केट में फेजेस आते हैं जहाँ पर आपको दूर से बैठकर देखने में ही उसमें भलाई होती है। ये शायद वो वाला फेज़ है मार्केट में।
और अगर आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, व्हाई नॉट। और एक चीज़, करेक्शन में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स करेक्शन में उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। इवन HDFC बैंक एक एग्जांपल है कि करेक्शन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको पोर्टफोलियो में ऐड करें, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं। ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट का व्यू बहुत क्लियर है इस समय कि आप थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चलें और थोड़ा मार्केट की वार्निंग को समझें और उस पर काम करें। पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा का कहना है कि IT की परेशानी ख़त्म हो गई है और आगे इसमें पैसा बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल कई प्राइवेट बैंकों ने परफॉर्म नहीं किया था, मगर अभी भी निजी बैंकों का वैल्यूएशन महंगा नजर आता है। IT सेक्टर जो है वो एक सेफ सेक्टर है, डिफेंसिव सेक्टर है। इस एनवायरनमेंट में वो चला ही नहीं था, स्टॉक्स चले ही नहीं थे, तो वो जो अर्निंग्स नंबर्स आए हैं वो ऑलरेडी काइंड ऑफ फैक्टर्ड इन थे और उससे थोड़े से बेटर आए हैं, तो इसलिए मार्केट्स ने उस सेक्टर को रिवॉर्ड किया है। बट हाँ, थोड़ी रिकवरी आ रही है US इकोनॉमी में, तो ये सेक्टर जो है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। बैंक्स जो है वो कई सारे बैंक्स जो है उन्होंने कुछ खास, प्राइवेट सेक्टर पर्टिकुलरली ने कोई खास स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं दी लास्ट ईयर, तो वो ऑलरेडी कुछ हद से डी रेटिंग उन स्टॉक्स की हो रही है। बट उनके फ्रेंचाइजेस जो है वो अभी भी PSU बैंक्स से बेटर है, बट मेन रीजन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस जो है अभी भी काफी हाई है। डावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक का आज तीसरा दिन है। CNBC की टीम भी डावोस पहुंची है और CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान ने बात की है इन्फोसिस के CEO एंड MD सलील पारेख से। सलील पारेख ने कहा कि AI को लेकर इन्फोसिस काफ़ी आगे बढ़ चुका है, साथ ही क्लाइंट के साथ मीटिंग्स अच्छी रहने की बात भी उन्होंने कही। Our sense is every client is looking at what generative AI can do for them. We've ourselves positioned as an AI first company, so we are using all of these things inside. We have assistants, AI assistants now for each of our functions, whether you look at HR, recruiting, sales, delivery. So that is a transformation inside. The client meetings are just extremely good, very positive thinking from most of the clients. Economies in Europe, US looking like they're coming to maybe not yet in terms of full recovery, but at least they see their work behind them in terms of what the issues were. Of course, the conversations are positive. इधर विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रिशद प्रेम जी ने प्रमोटर्स और मैनेजमेंट में टसल की बात से पूरी तरह इनकार किया है। डावोस में शिरीन भान के साथ इंटरव्यू में रिशाद प्रेम जी ने कहा कि CEO और उनकी टीम को फाउंडर्स का पूरा सहयोग है। You know, as I go into 2024, I'm feeling a lot better than I was feeling when I go into 2023. We've come in at the high end of our guidance last quarter, and that was just a reflection of strong in-quarter execution and strong sort of activity from customers. So I'm going in with cautious optimism. I don't want to declare. That's what you said in 2023 as well. No, but I'm going with, I see some green shoots of things sort of moving perhaps positively. And so I'm looking forward to, I hope, 2024 being a better year. मुंबई से बंगलुरु जा रही स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट में एक यात्री को अपना पूरा सफ़र टॉयलेट में बैठकर करना पड़ा। असल में तकनीकी खराबी के कारण टॉयलेट का गेट नहीं खुल रहा था। इसके चलते यात्री करीब 1.5 घंटे तक टॉयलेट में फंसा रहा। इस दौरान फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने यात्री को नोट लिखकर बिना घबराए कमोड पर बैठे रहने की सलाह दी। फ्लाइट के लैंड होने के बाद टेक्नीशियंस को बुलाया गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह दरवाज़ा खोला जा सका। इस घटना के बाद स्पाइस जेट ने यात्री से माफ़ी मांगी है, साथ ही पूरा किराया वापस करने की बात भी कही है। आज गुरु गोविंद सिंह का 357वां प्रकाश पर्व है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेका और प्रार्थना की। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला के गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में पूजा अर्चना की। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के DAV डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ताकि आप अपडेट रह सके खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, और बजट ब्राउज़र हमारा, इस पर रखिए विशेष नज़र। नमस्कार।